तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो परफेक्ट वर्ल्ड की होने वाली है। अगर आप लोगों ने इससे पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लो। और दोस्तों हम लोगों ने बोला था कि हम लोग संडे को एक बोनस एपिसोड लेकर आएंगे, तो इसी वजह से मैं पूरे 1 आवर का एपिसोड बना रहा हूँ। तो इस वजह से हो सके तो थोड़ा सा लेट हो सकता है एपिसोड, शायद हो सके तो आपको शाम तक मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड का। लेकिन अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर पिछला एपिसोड ज़रूर देख ले, वरना आपको ये एपिसोड बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। धीमी और भारी आवाज़ में बैक देन यहाँ तक बोलते बोलते पैबंद लगे कपड़े पहने यह ओल्ड एल्डर का चेहरा बुझ गया। वह कड़वाहट साफ दिखा रहा था। आगे बोलना उसके लिए मुश्किल हो सकता था। सिंह बेचैनी से उस समय आखिर क्या हुआ था वह जानना चाहता था। उन्हें हमेशा सीनियर ब्लड डिसेंडेंट क्यों कहा जाता था? वह इसे मानने को तैयार नहीं था। उसके दिल में गहरी नाराजगी थी। सिहाव को पूरा यकीन था कि स्टोन क्लैन के एंसेस्टर से कोई पाप नहीं किया था। उल्टा उन्होंने तो कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। उसे साफ याद था जब उसने उस ब्लड सॉकेट ब्लैक एशियंट शिप पर चढ़कर देखा था। उसने अपने आंखों से 7 किंग्स को डेसोलेट बॉर्डर की प्रोटेक्शन करते हुए देखा था। वो राजाओं की तरह थे सब कुछ। सी हुदे सर हिलाते हुए थके लहजे में बोलता है, अब और मत पूछो। हो सकता है मैं हमारे एंसेस्टर्स से सच में कोई बड़ी गलती हुई हो। हम डिसेंडेंट्स तो ये कर्ज चुकाना हमें ही पड़ेगा। सी हाउ डोमिनेटिंग वॉइस में बोलता है, जो भी आपको पता है सब बताइए। मैं नहीं मानता कि मेरे एंसेस्टर गलत थे, क्योंकि मुझे कुछ सीक्रेट बातें पता हैं। उसके दिमाग में फिर वही सीन घूम रहा था। एंशिएंट सिटी वॉल्स, बूढ़े बच्चे महिलाएं सब युद्ध में कूदे हुए थे। हर तरफ ब्लड के ढेर खुली आंखों से देखा जा सकता था। जब भी वह यह सीन सोचता उसका मन तब सिहाव का मन करता है वो आसमान फाड़ के चिल्ला दे, समय में पीछे जाकर उन्हें बचा पाता। आज वही स्टोन क्लैन सीनियर ब्लड कहकर बदनाम किया जा रहा था। उसके नाम पर ह्यूमैनिलेशन ठोकी जा रही थी। सिहाव अंदर ही अंदर उबलते हुए, क्या हमारे एंसेस्टर्स की कुर्बानी बेकार थी? उन्होंने जान दी, बॉर्डर पर खून बहाया, और आज उनकी औलादों को यह टैग मिला है सीनियर का। सिहाव खामोशी हुदे, अजीब अजीब नाम है यार, ठीक है, उसी क्लैन से है। खामोशी के बाद बोलता है, एक एंसेस्टर ने अपने ही लोगों को मार डाला था। कई ग्रेट एंटिटीज के सर काट दिए थे। यह सुनकर सिहाव पीछे हटते हुए हिल चुका था। यह तो बहुत बड़ा अपराध था। दुनिया के रूलर्स को मारना मतलब खुला रिबेलियन था। फिर भी सिहाव जानता था इसमें कोई डीप कॉन्स्पिरेसी जरूर होगी, क्योंकि उसने खुद 7 किंग्स को आखिरी दम तक लड़ते देखा था। सिहाव कांपती आवाज में बोलता है, फिर हमें सीनियर क्यों ठहराया गया? वो बताता है, बहुत पुरानी बात है। उस एरा में लोग लगभग मर चुके थे सभी। कहा जाता है यह फैसला लगभग पूरी पब्लिक ओपिनियन से हुआ था। वह क्लैन चीफ था, फिर भी फटे बीस्ट स्किन पहने था। यह दिखाता था स्टोन क्लैन कितनी गरीबी और अपमान में जी रही थी। दूर के कुछ बच्चे दौड़ते हुए आए, फटे कपड़े, खून से सने शरीर, चोटों से भरे। बच्चे रोते हुए बोलते हैं, डैड। वो कॉफिन की ओर भागे। एक बच्चा फूट फूट कर डैड डैड वापस आ जाओ चिल्ला रहा था। ग्रैंडफादर, ग्रैंडपा सब मर गए। अब हम भी, आप भी चले गए। एक छोटी लड़की, गंदी मगर चमकती आंखों वाली, अंकल आप भी नहीं रहे। माँ पापा तो हमें छोड़कर जा चुके हैं। अब मैं सिर्फ बची हूँ अकेली। सिहाव दर्द से कहराते हुए आह भरता है। यह सीन वह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इसके बाद सिहाव वही रुक गया। यंगस्टर्स को ट्रेनिंग देने लगा, ब्रीदिंग, बोन टेक्स्ट, प्रीसियस टेक्निक्स। सिहाव समझाते हुए, लाइटनिंग टेक्निक्स ऐसे मत चलाओ, एक गलती और खुद को चोट लग सकती है। वह चाहता था कि यह बच्चे जल्दी मजबूत बने, कम से कम खुद की हिफाजत तो कर सके। सिहाव मन ही मन हैरान था
इतनी छोटी ट्राइब में भी इतने टैलेंटेड लोग। सी आ सोऊ, क्या नाम है, सिर्फ 14 से 15 साल का था। फ्लड ड्रैगन्स तक को झुका देता था। आ सोऊ जोश से, मैं ग्रेट बैंक फिस्ट सीखना चाहता हूँ। सिंह मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन याद रखना एक्सट्रीम लेवल पर यह सिर्फ ताकत नहीं बल्कि डीप दाव है। वह असल में उस कुमपेंग फिस्ट सीखना चाहता था जो सोवो, मैं आपको अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ, कहता है। सिंह बोलता है, अभी नहीं, पहले और सीखो। उसी दिन कुछ बाहरी लोग गांव में आए। गांव वालों का चेहरा सख्त हो गया। एक बार आउटसाइडर्स मतलब दुख, मौत और बिछड़ना। लेकिन विजिटर हंसते हुए बोले, चिंता मत करो, इस बार कॉन्स्पिरेसी नहीं है, मैं एक छोटे दोस्त से मिलने आया हूँ। सिंह मन ही मन आखिरकार यह दिन आ ही गया बोलता है। वो एल्डर धीरे मगर गहरे आवाज में बोला, वह वही सेलेस्टियल था जो सेलेस्टियल क्लैन से था, जो आर्काइक टाइम्स यानी एंशिएंट एरा से जिंदा चला आ रहा था। इतने सालों बाद मिलने पर ना सिर्फ वह मेडिटेशन में मर गया था बल्कि उसकी वाइटलिटी और भी बढ़ गई थी। मर गया था क्या यार, मेडिटेशन में मर गया था और वाइटलिटी बढ़ गई थी, क्या नाम है। उसका शरीर पतला और सूखा हुआ मगर फिर भी वह पहले से थोड़ा जवान लग रहा था। सिर पर सफ़ेद बाल थे। शरीर अब भी सूखा था लेकिन उसके भीतर एक लाइफ फ्लेम जल रही थी। अब वह बिल्कुल लाइफलेस नहीं था। सिंह ध्यान से देखते हुए बोलता है, लगता है इस इंपीरियल पास में तुम्हें कुछ नेचुरल लक मिली है। तुम्हारी लाइफ फ्लेम अभी बुझने वाली नहीं है और कुछ साल जलती रहेगी। वह एल्डर बोलता है, अपने जीवन में आखिर पड़ाव पर था लेकिन अब उसकी स्पिरिट मजबूत थी, ब्लड एनर्जी भरपूर और लाइफ फोर्स को लेकर तुरंत खतरा नहीं था। सेलेस्टियल, वो एल्डर बोलता है, सेलेस्टियल क्लैन से है, सेलेस्टियल बोलूँगा उसको मैं, शांत स्वर में, इंपीरियल पास में प्रवेश करने की दरअसल अपनी जान कुर्बान करने के लिए था। मेरे भीतर बची हुई आखिरी हीट को भी जला देने के लिए। अगर यहाँ आते ही मर जाता तो क्या मेरी पूरी कल्टीवेशन बेकार नहीं चली जाती। यह कोई छुपी बात नहीं थी। जब कोई एंशिएंट फिगर जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया हो अपने जीवन के अंत के करीब पहुंचता है तो उसे एम्परर सिटी भेजा जाता है, वहाँ जहाँ वह आर्काइक अलायंस कॉन्ट्रैक्ट के तहत युद्ध में जाता है। वहाँ के महान मेडिसिनल दाव मास्टर्स उन्हें डिवाइन पिल्स देते हैं ताकि उनकी उम्र कुछ समय के लिए बढ़ सके। पुराने सेलेस्टियल हालांकि आह भरते हुए कहता है, इंपीरियल पास के बाहर बहुत ज़्यादा हेवन डिफाइंग लक है। कहा जाता है वह इमॉर्टल मेडिसिन भी हैं। कई बार बाहर गया था मैं मगर मरा नहीं, यह मेरी किस्मत थी। लेकिन इमॉर्टल मेडिसिन मुझे कभी नहीं मिली। पूरी ज़िंदगी जीना आसान नहीं है। सिंह के मन में हलचल थी। इंपीरियल पास के बाहर की दुनिया वाकई रहस्यमय थी। वहाँ मरते हुए एक्सपर्ट्स भी दोबारा जिंदा लौट आए थे। अब समझ आया यह सब इमॉर्टल मेडिसिन और दूसरी मिस्टीरियस चीज़ों से की वजह से था। पुराना एल्डर बोलता है गंभीर आवाज़ में, हेवन डिफाइंग लक सिर्फ इमॉर्टल मेडिसिन तक सीमित नहीं है। दूसरी जिंदगी पाने के लिए कई तरीके हैं लेकिन सब बेहद कठिन है। पास के बाहर मिलने वाले मौके आसान नहीं होते। सिंह ठंडे लहजे में बोलता है, मुझे यह सब बताने का मकसद क्या है। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी इंटेंशन नहीं रखता। 3000 प्रोविंस में सिंह ने यूनजी के वॉरलैंड से बचाते हुए लाखों किलोमीटर तक भागा था लेकिन सेलेस्टियल क्लैन पहुंचते ही उन्होंने उसकी कुनपेंग टेक्निक पर नजर डाल दी। आभार दिखाने की जगह उसे जेल में डाल दिया। वह लगभग मर ही गया था। सेलेस्टियल मुस्कुराते हुए बोलता है, छोटे दोस्त, तुम इंपीरियल पास आए कुछ दिन नहीं हुए। समय के हिसाब से तुम्हारी कॉन्स्पिरेसी होनी चाहिए लेकिन तुम्हारा टैलेंट एक्सेप्शनल है। मैं तुम्हें सीधे ब्लड बैटल में नहीं भेजना चाहता। अगर तुम मर गए तो यह बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए मैंने सुझाव दिया कि तुम लॉन्ग लाइफ इमॉर्टल मेडिसिन चुनने जाओगे। तुम्हारा क्या कहना है। सिंह का चेहरा सख्त हो जाता है। वह मन ही मन में चाहता था कि उस बुढ़े के चेहरे पर
पर इसके चेहरे पर अपने पैर मार दे। यह कोई अच्छा डील नहीं था। अगर इमॉर्टल मेडिसिन इतनी आसान होती तो वे कब के ख़त्म हो चुके होती। अगर होती भी तो रेफ्रिजरेटेड एरियाज में, जहां सुप्रीम बींग्स तक मर सकते हैं। सेलेस्टियल मुस्कान के साथ, तुम्हारी किस्मत हमेशा गजब ही रही है। अगर कोई मेडिसिन ला सकता है तो वो इंसान तुम जैसा ही होना चाहिए। सियाह ठंडे लहजे में बोलता है, मुझे मेडिसिन चुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इंपीरियल पास में खुद को शार्पर करने आया हूँ। मैं कॉन्स्पिरेशन स्वीकार नहीं करूँगा। मैं खुद बैटल फील्ड में जाऊँगा। से वो बोलता है एल्डर मुस्कुराते हुए, लेकिन यहाँ कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। हर कोई कॉन्स्क्रिप्शन के दायरे में है। उसके बगल में खड़े सिल्वर आर्मर वाले लोग सब लॉ इन्फोर्स थे। उनसे किलिंग इंटेंट निकल रही थी। एल्डर बोलता है, अगर मेडिसिन नहीं चुननी तो सेना के साथ जाओ, लेकिन याद रखना बैटल फील्ड कोई खेल नहीं है। सिहाव चुपचाप ठंडी नजर से देखता है उसे। वो कहता है, इतने सालों बाद मिले हैं, चलो कॉन्स्पिरेंसी की बात छोड़ो, कुछ पुराने यादें ताज़ा करें। सिहाव हल्की सी आह भरता है के साथ कहता है, मैं सोचता था वर्ल्ड दाव रियलम तक पहुंचकर मैं आप जैसे सेक्ट मास्टर के बहुत पीछे छोड़ दूंगा। लगता है मैं अभी कमी है। सेलेस्टियल बोलता है हंसते हुए, इतनी कम उम्र में खुद को मुझसे कंपेयर कर रहे हो? मुझे दुखी होना चाहिए या हंसना चाहिए? फिर सीरियस टोन में कहता है, सेक्ट मास्टर्स कई लेवल के होते हैं। सबसे कमज़ोर हेवनली डाइटी रियलम का यही टाइटल होता है, और सबसे पावरफुल वॉइड दाव से भी ऊपर होते हैं मेरी तरह। सिहाव मन ही मन में बोलता है, कमज़ोर? यह तो राक्षस जैसा महसूस होता है। वो एल्डर बोलता है आँख भरते हुए, ईमानदारी से कहूँ, मुझे अतीत के फैसले पर पछतावा है। काश यूनिजी की शादी तुमसे कर दी होती। सिहाव ठंडे लहजे में कहता है, सीनियर बीती बातें जाने दीजिए। वो कहता है, गार्डियन स्पिरिट की मौत की खबर सुनकर दिल में चाकू चल गया था। सिहाव सपाट लहजे में कहता है, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसने हेवनली फेट निकालते निकालते अपनी जान खत्म कर दी थी। सेलेस्टियल बोलता है आंखें सिकुड़ते हुए, तुम इसे बहुत आसान बना रहे हो। फिर किलिंग इंटेंट दबाकर शांत हो जाता है। इंपीरियल पास में खुलेआम नहीं मारा जा सकता था, इस वजह से सिहाव बच गया। सिहाव अचानक बोलता है, अगर कोई स्टोन क्लैन को निशाना बनाए तो बाहर मौजूद तुम्हारे क्लैंसमैन भी सेफ नहीं रहेंगे। पूरा माहौल सन्न रह गया। पूरा सेलेस्टियल बोलता है धीरे से, तैयारी करो, अब पास छोड़ने का समय आ गया है। बच्चे उसके कपड़े पहन लेते हैं। बच्चे रोते हुए बोलते हैं, बिग ब्रदर मत जाओ। सिहाव को आंसू भरी आंखों से मास्टर जिंदा लौटना कहता है। सिहाव हंसते हुए गूंजती आवाज में, फिक्र मत करो, कहता है, आसमान भी मुझे नहीं रोक सकता। एक दिन मैं फॉरेन साइड को रोक दूंगा रास्ते में। सिहाव इन्फोर्समेंट से स्टोन क्लैन के अपराध कैसे मिटेंगे पूछता है। सिल्वर आर्मर ठंडे लहजे में कहता है, एक को छुड़ाने के लिए 100 को मारना होगा। स्टोन क्लैन की संख्या लगभग 1000 में है। तुम्हें 1 लाख फॉरेन एक्सपर्ट्स को मारना होगा। सिहाव गहरी सांस लेते हुए बोलता है, बस 1 लाख? सिहाव कहता है, मुझे समय दो, मैं यह करके दिखाऊंगा। सिहाव आसमान की ओर देखते हुए, अगर मैं एनलैंड फूट और जैसे एम्पर क्लैन को खत्म कर दूं तो क्या होगा? कहता है, आसमान से एक नाइट आता है। कुछ सिर हजार से ज़्यादा के बराबर होते हैं, कुछ लाख के। सिहाव सिर हिलाते हुए बोलता है, अच्छा है, मैं समझ गया। मार्शल फील्ड बेहद विशाल था, इतना बड़ा कि अलग अलग क्लैंस के पूरी तरह आर्मीज एक साथ जमा हो सके। चारों तरफ एक अलग अलग क्लैंस के सोल्जर थे। सबने ठंडे चमकदार आर्मर पहन रखे थे, हाथों में तेज वेपन्स थे। आसमान में भयानक बर्फ और बीस्ट अपने पंख फैलाए हुए थे। एक विशाल परछाई जमीन पर गिर रही थी, उनके ऊपर पावरफुल नाइट्स बैठे हुए थे। सारी सेनाएं युद्ध के लिए निकलने वाली थी। सिल्वर रॉब्ड
इनफोर्स धीमी आवाज में कहता है, आखिरी बार समझाते हुए, क्या तुम अब भी लॉन्ग लाइफ मेडिसिन लेने के नहीं जाओगे? सीधे बैटल फील्ड में जाना चाहते हो? जिंदा लौटना या मरना कुछ नहीं कहा जा सकता। सी हाउ हल्की हंसी के साथ बोलता है, लॉन्ग लाइफ मेडिसिन लेना इतना आसान होता तो क्या बात थी। अगर वह गया तो शायद और जल्दी मर जाता। और मान लो मेडिसिन मिल भी गई तो वह किसे देगा? आसमान से एक पावरफुल नाइट बोला, ऊपर देखते हो स्टोन क्लैन के अपराधों को प्रायश्चित करना चाहते हो? हमारे शब्द काफ़ी बोल्ड हैं। तुम्हारे शब्द काफ़ी बोल्ड हैं, सिहाउ मन में बोलता है। वह कहना चाहता था कि स्टोन क्लैन निर्दोष है, लेकिन जानता था बहस का कोई मतलब नहीं है। अभी उसका मकसद सिर्फ एक था, स्टोन क्लैन को ख़त्म होने से बचाना। कभी यह क्लैन इंपीरियल पास का एक पावरफुल ग्रेट क्लैन था। आज हालात यह थे, 1000 से भी कम लोग बचे थे। अगर यही चलता रहा तो पूरा क्लैन मिट जाएगा। दूसरा नाइट बेपरवाह लहजे में कहता है, पहले स्टोन क्लैन बहुत बड़ा था। अगर तुम रिपेंडेंसन चाहते हो तो 1,00,000 दुश्मन मारना भी कुछ नहीं था। अब क्लैन छोटा हो गया है, यह उनके लिए ब्लेसिंग भी हो सकती है। सिंह अंदर ही अंदर उबल रहा था। ये सुनकर क्लैन लगभग खत्म हो चुका है और यह इसे ब्लेसिंग कह रहे हैं? यह साफ तौर पर ताना था। सी हाउ हाउ पलटा और उस नाइट को देखा। वह साउदर्न ली डिवाइन फ्लेम राइनोसोरस पर बैठा था। वह बीस्ट बेहद खास था, उसे पर्पल एनर्जी उठ रही थी। उसके चारों ओर साउदर्न ली फ्लेम्स लिपट रहे थे। नाइट्स खुद बहुत जवान लग रहा था। स्किन सफ़ेद थी और स्मूथ, चेहरा हैंडसम लेकिन कुछ ज़्यादा ही पेल, जैसे बीमार हो। नाइट्स नाखून काटते हुए लापरवाही से कहता है, मुझे ऐसे मत घूरो। मैं जिन जी फेई हूँ, जिन जैन का 8th अंकल। तुम अभी मुझसे बहुत नीचे हो। अगर मुझे चैलेंज करना चाहते हो तो कई साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। वह खुला धमकी दे रहा था। सी हाउ ठंडे लहजे में कहता है, सिर्फ सेल्फ सेवरिंग रेलम में पहुंचे हो, इसमें इतना घमंड क्यों? लाइफ डेथ फाइट हो जाए तो मैं कौन किसे दबाएगा यह कहना मुश्किल है। जिन वीफई नाखून काटने वाले ब्लेड रोकते हुए, तो क्या मैं इसे प्रोवोक समझूं? वाइट द रेलम में नया नया घुसा कल्टीवेटर मुझसे इस तरह बात कर रहा है। सी हाउ शांत लेकिन खतरनाक लहजे में कहता है, अगर ऊपर से दबाना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें उल्टा कर दूंगा। पूरा मार्शल फील्ड शांत हो गया। अलग अलग क्लैंस के एक्सपर्ट्स सब उधर देखने लगे। वॉइड द रेलम का कल्टीवेटर सेल्फ सोवरिंग रेलम के जीनियस को चैलेंज कर रहा था। यह कोई आम बात नहीं थी, खासकर जब सामने वाला जिन जीफई जैसा जीनियस को। कुछ लोग धीमी आवाज में कहते हैं, यह लड़का बहुत एरोगेंट है। हायर रेलम जीनियस को चैलेंज, कोई चांस ही नहीं है इसके जीतने का। जीफई हंसते हुए कहता है, अब रैंडम कैट्स एंड डॉग्स भी बड़े हो गए हैं, सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। लगता है मुझे डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा। तो हेवन एंड अर्थ का फर्क नहीं समझेगा, वरना भूल जाओ। सी हाउ और ज्यादा ताना मारते हुए कहता है, तुम खुद को क्या समझते हो? अगर सच में लाइफ एंड डेथ फाइट हो जाए तो यह रैंडम डॉग तुम्हें एक मुंह में मार देगा। भीड़ पूरी तरह सन्न रह गई। सी हाउ को गुस्सा फूट चुका था। पहले वांग चांगे, फिर ओल्ड सेलेस्टियल, अब जिन फैमिली, सब उसे दबाने में लगे थे। हेवन सॉल्विंग बीस्ट पर बैठा नाइट कड़क आवाज में कहता है, बस करो। अगर लड़ना है तो बैटल फील्ड में लड़ो। यहाँ शोर मचाने से क्या साबित होता है? जिन जीफई मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो सिर्फ उसे रूल्स सिखा रहा था। व्हाइट लायन पर बैठा नाइट, अगर मन में डिसबैलेंस है तो थोड़ी शार्पिंग करा दो। हेवन स्वेलिंग बीस्ट वाला नाइट बोलता है ठंडे लहजे में, ठीक है, लेकिन कोई सीरियस इंजरीज नहीं। मुझे वॉरियर चाहिए, डेड बॉडीज नहीं। जी फेई जोर से हंसते हुए, परफेक्ट, जल्दी निपटा देंगे, बैटल पर असर नहीं पड़ेगा कहता है। भीड़ में हलचल थी। वॉर से पहले डुअल मजेदार होने वाला है। मार्शल फील्ड में के एक बड़ा हिस्सा खाली किया गया। वहां स्पेस की कोई कमी नहीं थी, यहाँ तक कि हेवन स्वेलिंग बीस्ट भी
उड़ सकता था। कुछ लोग सिर हिलाते हुए वॉइड द रेलम में रहकर सिर्फ सोवरिंग को चैलेंज, यह लड़का पूरी तरह पीटेगा कहते हैं। कुछ लोग वॉइड द रेलम के बाद आता है, ठीक है ना भाई, मैं बता देता हूँ पहले, यहाँ पर लेवल्स लिखे हैं, ठीक है, थोड़ा वर्ल्ड सेटिंग है। देखो लेवल्स आते हैं वॉइड द रेलम के बाद सेल्फ सोवरिंग रियलम, फिर आता है सेल्फ रिलीज रियलम। सेल्फ रिलीज रियलम वाले अक्सर सुप्रीम बीइंग कहे जाते हैं, तो जो सुप्रीम बीइंग बोलते हैं ना वो वही होते हैं, ठीक है। लेकिन असली सुप्रीम बीइंग शायद पूरे एरा में सिर्फ एक होता है। मार्शल फील्ड पर सी हाउ वर्सेस जी5 जिंग जी5 होने वाला था। जिन बस बोलूंगा मैं, ठीक है, समझ जाना। जिन ठंडे लहजे में कहता है, टाइम बर्बाद मत करो, बैटल पर जाना है, डायरेक्ट डिवाइन विल अटैक करते हैं, एक ही क्लास में फैसला। सी हाउ ठीक है बोलता है। भीड़ में खुसूर फुसूर चालू हो जाती है। जिन की डिवाइन विल बेहद ही स्ट्रांग है, उसकी सोल पावर अनमैच्ड है। लोग कहते हैं जिन फैमिली के लोग हंसने लगते हैं, ओल्ड एट आसानी से जीत जाएगा, हुआंग का सोल क्रश हो जाएगा। फिर कहा जाता है जिन फेई ने बचपन में एक रेयर सोल नरिश डिवाइन हब खा लिया था, उसके बाद उसकी प्रिमोडियल स्पिरिट बेहद पावरफुल हो गई थी। जिन ऊपर से देखते हुए कहता है, तुम खुद मुसीबत बुला रहे हो, आज मैं तुम्हें कैसे इंसान बनते हैं सिखाऊंगा। सी हाउ इमोशनलेस बोलता है, इतनी बातें मत करो, अभी जीतने नहीं वाले हो, अगर हार गए तो यह एरोगेंस शर्मनाक होगी। जिन ठंडी आवाज में बोलता है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, बस हार के बाद टूट मत जाना, अगर दाव हार्ट टूट गया तो पूरी जिंदगी कुछ नहीं कर पाओगे। कहा जाता था कि पहले जिन ताइजून ने अपने फैमिली के लगभग सारे डिवाइन रिसोर्सेज यूज कर लिए थे जिन जीफई को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अगर बाद में जिन फैंग जैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस पैदा ना होता तो जिन जीफई ही इस जनरेशन का मेन पिलर होता। अब सी हाउ और जिन जीफई एक दूसरे के आमने सामने से खड़े थे, उनके बीच लाइटनिंग चमक रही थी, हवा हैवी हो चुकी थी, दोनों के बीच पूरा कल्टीवेशन रियलम का गैप था। ऊपर से जिन जीफई की प्रिमोडियल स्पिरिट बचपन से ही बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए लोगों को लग रहा था कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, सब क्लियर है। बहुत लोग सी हाउ के लिए नर्वस हो गए। सोल फाइट में अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो पूरी लाइफ खराब हो सकती है। जिन जी5 बोलता है, ये लास्ट मोमेंट है, और कुछ बोलना चाहते हो, जैसे लास्ट वर्ड्स पूछ रहा हो। सब लोग शॉक हो गए, क्या ये सी हाउ को बिना दया के मारना चाहता है। स्काई में बैठा नाइट बोलता है, यही खत्म करो। जिन जेफी हंसता हुआ बोलता है, आजकल के यंगस्टर सिर्फ शो ऑफ करना जानते हैं, ग्रीन हाउस के प्लांट्स जैसे होते हैं, मैं बस थोड़ा सा लेसन सिखा दूंगा। सी हाउ कामली बोलता है, जब मैंने ग्रेट स्कारलेट स्काई बॉर्डर पर 10 फॉरेन किंग्स मारे थे, तब तुम अपने जिन फैमिली के यंग मास्टर बने घूम रहे थे। बकवास बंद करो और फाइट स्टार्ट करो। जिन जीफी ठंडे वॉइस में बोलता है, ठीक है, आज तुझे दिखाता हूँ हेवन कितना ऊपर है और अर्थ कितना छोटा। नाइट बोलता है, स्टार्ट। बैटल स्टार्ट हो चुका था। बूम बूम बूम, दोनों ही के फोरहेड के बीच से तेज लाइट निकली, जैसे छोटा सन उग गया हो। एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि लोग पीछे हट गए। ये बॉडी फाइट नहीं बल्कि प्योर डिवाइन विल की फाइट थी। स्पेस फटने लगता है, ब्लैक होल्स बनने लगते हैं, सिर्फ सोल की टक्कर से इतना डैमेज। जिन ज़ीफ़े का अटैक अपनी पूरी प्रिमोडियल स्पिरिट से बाहर निकाल दी थी, अपनी पूरी ताकत। वो एक चमकता हुआ सन बन गया था। लोग चिल्लाए, परफेक्ट सोल, प्योर यांग पावर, बहुत डेंजरस है। जिन फैमिली के लोग रिलैक्स थे, उन्हें फुल ट्रस्ट था जिन ज़ीफ़े पर। सन जैसे सोल सी हाउ की तरफ तेजी से आई। सी हाउ के जवाब से सब शॉक रह गए। सी हाउ का फोरहेड से भी तेज लाइट निकली, उसकी सोल ब्लैक स्वॉर्ड कोर बन गई। लोग चिल्लाए, केओस काल्मिंग आर्ट, वोंग फैमिली का सीक्रेट स्वॉर्ड टेक्निक। ये सबका दिमाग घूम गया। ये टेक्निक तो आउटसाइडर्स के लिए मना है ना। दोनों का क्लैश हुआ, ब्लैक स्वॉर्ड और सन टकरा गए, हेवन एंड अर्थ हिल गया, स्पेस टूट गए। ये सोल क्लैश रियल बॉडी फाइट से भी ज्यादा डेंजरस था। सी हाउ की स्वॉर्ड ने जिन
ज़ीफी की सोल को काट दिया। जिन फैमिली चिल्लाई, नहीं, रोक दो। तब स्काई में बैठा टॉप नाइट ने हाथ उठाया और गोल्डन लाइट से सब एक्सपर्ट्स को रोक दिया। ट्विस्ट, अचानक सीहाव की स्वॉर्ड क्रैक हो गई। लोग समझ गए ये रियल केओस काल्मिंग आर्ट नहीं है, बस उसकी एक छोटी सी प्रोजेक्शन थी। तब भी स्वॉर्ड टूटकर गोल्डन कुनपेंग बर्ड बन गई। सीहाव की सोल बिल्कुल इंजर्ड नहीं थी। फाइनल हिट था। कुनपेंग ने दोबारा अटैक किया। जिन जीफे की सोल फिर से फट गई। वो चीखने लगा। उसकी सोल से लाइट रेन गिरने लगी। ये सोल ब्लड जैसा प्रीशियस होता है। जिन जीफी बुरी तरह हार गया। सीहाउ अपनी सोल पावर बॉडी में वापस ले आया और डायरेक्ट जिन जीफी को पीछे भगा दिया। नहीं, डायरेक्ट जिन जीफी के पीछे भागा। जिन जीफी माउंट पर भागा, लेकिन सीहाउ ज्यादा फास्ट था। सीहाउ ऊपर से कूदा और जिन जीफी के फेस पर पैर रख दिया। बोन्स क्रैक की आवाज आई। सीहाउ बोला, इतना घमंड था, अब क्या हुआ? बस इतना ही। सब लोग स्टन रह गए। हुआंग जीत गया? आखिर में सीहाउ पूछता है, डिफीट मानोगे? जिन वीफे गुस्से और शर्म से बोलता है, मैं हार मानता हूँ। सीहाउ ने उसका बीस्ट भी ले लिया। बैटल में भी ये मेरी स्पॉइल होती। जिन जीफे पूरी तरह बेइज्जत हो चुका था। गोल्डन फैमिली का चेहरा उतर गया। जिन जांग दूर से सब देख रहा था, चुपचाप। अगर जिन जीफे बुरी तरह हार चुका था, वो भी बहुत ज्यादा बेइज्जती के साथ सीहाउ ने उसका चेहरा पर पैर रख दिया था, जैसे जमीन पर पैर रखे हैं। ये जिन फैमिली के इस एरा के कुछ ही टॉप जीनियसेस में से एक था। ये देखकर भीड़ में शोर मच गया। जिन फैमिली के लोग लगभग गुस्से में आकर सीहाउ पर चढ़ने ही वाले थे, लेकिन ये इंपीरियल पास था। यहाँ बिना परमिशन के कोई कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उन्हें अपना गुस्सा दबाना पड़ा। जिन ज़ीफेई एक ऐसा जीनियस था जो 40 साल से पहले सेल्फ सेवरिंग रेलम में पहुंच गया था। पूरे 9 हेवेंस में ऐसे लोग बहुत ही कम थे, और आज वही इंसान यहाँ सबके सामने बेइज्जत हो गया। जिन फैमिली का नाम भी मिट्टी में मिल गया। जिन फैमिली के एक एल्डर दांत पीसकर बोलते हैं, ये सच में बहुत शर्मनाक है। उनकी आंखें ठंडी और गुस्से से भरी हुई थी। उनके लिए सीहाउ का वो पैर सिर्फ जिन जीफाई के चेहरे पर नहीं, पूरी जिन फैमिली के चेहरे पर था। ये सिर्फ 20-22 साल का लड़का था और उसने इस जनरेशन को एक मशहूर हेवन डिफाइन जीनियस को तोड़ दिया था। यह बहुत बड़ा बैटल अचीवमेंट था। सीहाउ के काले बाल हवा में बिखर रहे थे। उसकी आंखें लाइटनिंग जैसे चमक रही थी। वो साउदर्न ली डिवाइन फ्लेम राइनोसोरस पर बैठा था, शांत, मजबूत, और ऊपर से जिन फैमिली और वांग फैमिली को देख रहा था। इस लड़ाई के बाद सबको उसकी भयानक पोटेंशियल दिख गई थी। वो एक उभरता हुआ स्टार था, राइजिंग सन जैसा था। उसका फ्यूचर एंडलेस पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ था। सभी क्लैंस के लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे। यही है हुआंग। रियल लाइफ में तो रेपुटेशन से भी ज्यादा खतरनाक है। ग्रेट स्कारलेट स्काई बॉर्डर में लगातार 10 बैटल जीत चुका था, 10 लोगों को मार दिया था। यह बंदा सच में फ्यूचर मॉन्स्टर है। हर तरफ से तारीफ हो रही थी। स्काई स्वॉलिंग बीस्ट पर बैठे ग्रेट नाइट ने हुक्म दिया, चलो अब निकलते हैं। तुरंत ही लोग चिल्लाने लगे। बीस्ट गरज उठे। हाथियों के ठंडे लाइट आसमान में चमकने लगी। पूरी सेना किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी। जाइन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन चढ़ गए। सीहाउ अपने पर्पल गोल्डन राइनो पर बैठा था, जिसमें से बैगनी रोशनी निकल रही थी। वो भी सेना के साथ आगे बढ़ गया। दांत पीसते हुए जिन विफेंग उसका अपना माउंट छीन ले गया। वो सिर्फ दांत पीसते रह गया। एक एक्सपर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती होती है ये। वो थोड़ी देर वही खड़ा रहा, फिर चल पड़ा। जिन फैमिली के एक एल्डर बोले, जिन फेई, अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, मत जाओ। जिन जी फेई ने जवाब दिया, नहीं, मैं इंपीरियल पास
खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए आया हूँ और पास के बाहर जो इन्फेंट इनहेरिटेंस की नेचुरल लक है मैं उसे मिस नहीं करना चाहता। जिन विफेंजन बोला, अंकल मैं भी आपके साथ चलूँगा। ये जिन फैमिली का नंबर 1 जीनियस था जिसने पूरे क्लैन की उम्मीदें लगा दी थी अपनी उसी पर। जिन जीफई ने सर हिला दिया। नहीं, तुम अपना मत जाओ, अपना फ्यूचर मत बिगाड़ो। मैं अकेले ही जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वांग चांगे हंसते हुए आया। जिन फैमिली के दाऊ फ्रेंड, चिंता मत करो। पास के बाहर जिसे अपनी जान की चिंता करनी चाहिए वो लड़का वांग है। जिन फैमिली के लोग बोले बस ऐसा ही हो। बड़ी सेना टेलीपोर्ट हुई, लाइट चमकी और सब गायब हो गए। थोड़ी देर बाद सब एक जाइंट एल्टर के सामने अपीयर हुए। यहाँ कोई भी सारा आर्मी नहीं थी। गोल्डन जाइंट्स विद ट्विन हेडेड एंशिएंट ड्रैगन्स दहाड़ रहे थे। यह सिर्फ एक ब्रांच थी, असली आर्मी तो अभी भी इससे ज्यादा बड़ी थी। ग्रेट नाइट ने कहा, इस जगह के बाद हम पास के बाहर होंगे। सब लोग सावधान रहना। दुश्मन को मारना अपनी वाइफ, अपने परिवार को बचाने के जैसे ही है। यही बैटलफील्ड है जहां तुम अपने किस्मत खुद लिख सकते हो। एल्डर ने सबको मोरल हाई कर दिया था। टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट हुआ, आसमान डायग्राम बना, सब हो गए। डायग्राम बना, सब गायब हो गए। लगता था जैसे सदियां गुजर गई हों, पर अचानक जमीन पर आ गए सब लोग। पीछे देखा, इंपीरियल पास केओस के बीच खड़ा था। अनंत एरा से आगे देखा एक वीरान रेगिस्तान, लाल सन, खून जैसा आसमान लाल था। वायर लाल सन और आसमान भी लाल। तब कैसे दिखेगा सन भाई, ये बताओ मेरे को। सब कुछ लाल है तो सन कैसे याद करोगे तुम लोग। ये था पास के बाहर का असली बैटलफील्ड। जमीन के नीचे हड्डियां ही हड्डियां, रेगिस्तान, नदी, सब खून से भरा हुआ। अचानक एक ब्लड स्पीड दिखा। उसे पास एक बहुत सुंदर लेकिन भयानक फूल खिला था। ग्रेट नाइन घबरा गया। हेल फ्लावर, कोई पास मत जाना। एक एल्डर बोला, इस फूल को सुप्रीम बीइंग को भी देखने से डरते हैं, छू लिया तो सीधे मौत है। बताया गया कि ये फूल अमर लोगों के इमॉर्टल कॉर्प्सेस से पैदा होता है। अगर ये पूरी तरह खिल गया तो पूरी दुनिया मर सकती है। थोड़ी देर में फूल जमीन के अंदर चला गया। आखिर में किसी ने पूछा, आगे तुम लोग कहाँ जाओगे? सिंह ने शांत आवाज में कहा, मेरी पहली बार पास से बाहर आने की एंट्री हुई है। मैं ग्रेट आर्मी के साथ रहूंगा तो रेलम की असली जंग देखना चाहता हूँ। अगर बट कभी एक बहुत बड़ा बैटलफील्ड हुआ करता था। ये इतना बड़ा था कि इसका कोई अंत नहीं दिखता। एन गिनत पुराने एरा के लोग यहाँ लड़े थे। आसमान तक और धरती के अंदर तक युद्ध हुआ था। चाहे इन्फिनाइट टाइम बीत चुका हो, फिर भी ऐसा लगता था जैसे अभी भी युद्ध के साउंड लगे हों, जैसे खूनी नारे गूंज रहे हों। बड़ी सेना, ग्रेट आर्मी आगे बढ़ रही हो, हर कदम के साथ जमीन को दबाती हुई। जो जीनियस लोग फ्रीली मूव कर सकते थे उन सब ने भी सेना के साथ चलना चुना। वो सब दो रेलम्स के ग्रेट बैटल को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। एक जीनियस बोला धीमी आवाज में, दूसरी साइड पर तो अनडाइंग बींग्स खड़े हैं और हमारी साइड पर ट्रू इमॉर्टल्स बहुत ही पहले ख़त्म हो चुके हैं। क्या हम उन्हें रोक पाएंगे? ये उसकी पहली बार इंपीरियल पास आने की वजह से था। इस वजह के बारे में उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। यही सवाल सीहो के मन में भी था। हालात सच में बहुत
डरावने थे। 9 हेवंस 10 अर्थ कैसे फॉरेन मास्टर्स को रोकेगा? एक एल्डर नाइट ने कहा, हमारे ट्रू इमॉर्टल्स सालों पहले मर चुके हैं, फिर भी हर क्लैन अभी तक खड़ा है। इसका मतलब है कोई वजह जरूर है। किसी ने हैरानी से पूछा, क्या? जैसे ही वो डेजर्ट के गहरे हिस्सों में गए, सब लोग अपने आप आसमान की तरफ देखने लगे। ऊपर कुछ ऐसा था जो पूरी दुनिया को ढक रहा था, जैसे एक इन्फिनाइट स्टार डोम हो। जो लोग पहली बार आए थे वो हक्के बक्के रह गए। आसमान में सफ़ेद और काला कोहरा घूम रहा था, जैसे यिन और यांग एक दूसरे को फ्यूज हो रहे हों। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ये जगह गहरा एबिस आसमान से जुड़ा हुआ था, नीचे धरती की तरफ नहीं जा रहा था। ये इतना विशाल था कि पूरे डेजर्ट के ऊपर छाया हुआ था। सी ने धीरे से कहा, क्या ये हेवन एबिस है? सी हाउ भी स्टन हो गया। उसने आने से पहले सुना था कि एबिस के बारे में, लेकिन ये अर्थ के अंदर जाता है या किसी और दुनिया में कोई नहीं जानता। कोई फौर नहीं था। ये स्पेस वॉल से बना हुआ था, किसी मिस्टीरियस रेलम से आया हुआ। सफ़ेद और ब्लैक मिस्ट घूम रहे थे और उसमें भयंकर पावर थी। हेवन एबिस के अंदर टूटे हुए स्टार्स के टुकड़े तैर रहे थे और कुछ बहुत बड़े स्केलेटन्स भी। सिर्फ देखकर ही डर लग रहा था। यह नॉर्मल एबिस नहीं था, यह तो स्टार तक को निगल सकता था, ऐसा एबिस था। ग्रेट नाइट बताते हैं इस हेवन एबिस को सोर्स कोई भी आज तक नहीं जान पाया। कई एक्सपर्ट्स ने जानने की कोशिश की, लेकिन कोई सफाई नहीं हुआ। पर एक बात पक्की है, ये हमारे डेसोलेट बॉर्डर को सेफली गार्ड करता है। लोग कंफ्यूज हो गए, कैसे प्रोटेक्ट करता है? नाइट ने धीरे से आवाज में कहा, ये ऑर्डिनरी लोगों पर काम नहीं करता, लेकिन जैसे ही कोई अनडाइंग बीइंग दूसरी साइड से यहाँ आता है, ये एबिस उसे खींच कर गायब कर देता है। ये सुनकर सब लोग पीछे हट गए। चेहरे सफेद पड़ चुके थे। अनडाइंग बीइंग्स को निगलने वाली चीज इतनी भयानक होगी, ये हेवन एबिस। ग्रेट नाइट ने समझाया, डरो मत, तुम नॉर्मल लोगों को कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ अनडाइंग बीइंग्स के लिए है। इसका मतलब यह था कि ये एबिस खास तौर पर अनडाइंग बीइंग्स को रोकने के लिए बना है। पर इसे किसने बनाया और कैसे बना? मॉर्टल एंशिएंट एरा के बाद सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। कल्टीवेशन खत्म, कोई जवाब नहीं। सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी थी, कोई जवाब नहीं था। फॉरेन साइड को कौन भगाया था, आज तक एक मिस्ट्री है। एक एल्डर नाइट बोलते हैं, इसी वजह से दूसरी साइड सिर्फ अपने बच्चों को भेजती है। अनडाइंग बीइंग्स यहाँ आ ही नहीं पाते। हेवन एबिस की वजह से ही 9 हेवंस 10 अर्थ अब तक बचा हुआ है। सब लोग आसमान की तरफ देख रहे थे। यह एबिस राजों से कई सारे भरा हुआ था। अनडाइंग बीइंग्स को इसने निगल लिया, वो मारे गया और कहीं पहुंच गए, किसी को कुछ नहीं पता था। ये सब देखकर लोगों के अंदर एक्सप्लोर करने की इच्छा जाग रही थी। एक एल्डर नाइट ने साइलेंटली कहा, पहले यहाँ और एक और शहर था, पर अब वो गायब हो चुका है। सी हाउ का दिल जोरों से धड़क उठा। वही शहर उसके मेन रीजन था पास के बाहर आने का। सीनियर, वो शहर कहाँ है? किसी ने पूछा। सीनियर ने उसने जवाब दिया, पता नहीं, शायद वॉइड में छुप गया है या बिल्कुल टूट चुका है। एक ग्रेट नाइट बोला, 1 साल पहले किसी ने उसकी झलक देखी थी। सी हाउ और जानना चाहता था, लेकिन किसी के पास क्लियर जवाब नहीं था। एक एल्डर धीरे से बोले, बहुत पुराने समय में इंपीरियल पास बंद कर दिया गया था, कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता था, शायद उस वक्त कुछ हुआ था। सी हाउ की मुट्ठियां भीज गई। इंपीरियल पास के शहर को अकेले छोड़ दिया। उसके मन में कई क्वेश्चंस उठने लगे।
क्या स्टोन क्लैन वहां अकेला छोड़ दिया गया था? सियाह ने मन ही मन कसम खाई, मैं सच जानकर रहूंगा, स्टोन क्लैन के बेगुनाही साबित करूंगा। अचानक क्रीचर्स हैं, कोई चिल्लाया। दोनों तरफ की आर्मीज एक दूसरे को देख चुकी थी। क्रिट किंग गर्जा, फॉर्मेशन बनाओ, बैटल के लिए तैयार रहो। एनर्जी की एक प्रोटेक्टिव लाइट शील्ड बन गई। आगे फॉरेन क्रीचर्स हैवी एबिस तोड़ने का हेवनली एबिस तोड़ने का फॉर्मेशन बना रहे थे। ग्रेट नाइट चिल्लाया, अगर यह फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया तो अनडाइंग बींग्स का रास्ता खुल जाएगा, इन्हें अभी रोकना होगा। किसी ने चिल्लाया, मार दो इन्हें। ड्रम्स बज उठे। ग्रेट बैटल शुरू हो चुका था। फॉरेन आर्मी हर साइड से हमला कर रही थी। व्हाइट एलिफेंट पर बैठे नाइट्स ने गरज कर हमला किया। उसकी सेल्फ रिलीज रेलम की पावर आसमान हिला रही थी। उसका वॉर हेलबर्ट बिजली की तरह फॉरेन एनिमीज की लाशों में बदल दे रहा था। व्हाइट एलिफेंट की सुन झील जैसी पहाड़ बन गई और एनिमीज को कुचल दिया। एक लायन हेडेड मॉन्स्टर डिवाइन स्पेयर के साथ आया। दो महायोद्धा टकरा गए। आसमान फट पड़ा। आखिरकार उस मॉन्स्टर के नाइट्स का सर काट दिया गया। खून बरसा, लाशें गिरती गई। ये था असल बैटलफील्ड। दया नहीं, सिर्फ मौत। हेवन सोलिंग बीस्ट वाला नाइट खुद कूदा। गोल्डन मेस पहाड़ बनकर गिरा। युद्ध और भी भयानक हो गया। सी हाउ का ब्लड उबल रहा था। ये था उसका पहला असली बैटलफील्ड। मारो। सी हाउ एक डेमोनिक गॉड की तरह कूदा और मैसेकर शुरू कर दिया। स्टोन क्लैन के लिए वो अपनी पूरी जान लगा कर लड़ेगा। अगर गाइस आपको बैकग्राउंड में अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो यार देख लेना। क्या बगल में ना पड़ोसी के बच्चे बहुत शरारती हैं यार, कितना भी बोलो, और अभी उतना सपोर्ट नहीं है, तो इस वजह से ना कुछ बोल भी नहीं सकता मैं कि ये कर रहा हूँ काम ना वो भी यार लड़ाई वरना फालतू के। तुम लोगों को तो पता है पड़ोसी के बच्चे कैसे होते हैं, ठीक है। सन वेस्ट में डूब रहा था और सनसेट के लाइट खून जैसा लाल था। आसमान में स्कारलेट रेड बादल छा गए थे। पूरा स्काई क्रिम्सन रेड रंग में रंग गया था। सीन ब्यूटीफुल भी था और डरावना भी। हवा में ब्लड की स्मेल आ रही थी। ये सिर्फ भ्रम नहीं था, क्योंकि हर तरफ बैटल के नारे, वॉर शाउट्स गूंज रहे थे। एंडलेस क्रीचर्स एक लाइफ डेथ बैटल में कूद पड़े थे। हर तरफ ब्लड बह रहा था। ये कल्टीवेटर्स का महायुद्ध था, नॉर्मल लोगों की लड़ाई जैसे बिल्कुल नहीं। यहाँ थोड़े से पावरफुल कल्टीवेटर्स भी एक पल में 100,000 किलोमीटर दूर पहुंच सकते थे। ईस्ट में मार, वेस्ट में युद्ध, पूरा एडिम, पूरा फॉरेस्ट और डेजर्ट एक जाइंट बैटलफील्ड बन चुका था। किल किल, ये आवाज़ें आसमान को चीर रही थी। हेवन एंड अर्थ दोनों कांप रहे थे। आसमान तक फटने जैसा लग रहा था, क्योंकि लड़ने वाले सब बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। बैटल की किलिंग इंटेंट आसमान छू रही थी, जमीन हिला रही थी। लाल ब्लड चारों तरफ बिखर चुका था। आसमान में 100,000 किलोमीटर ब्लड ड्रैगन्स पर बैठा एक ग्रेट नाइट मारा गया। वो 9 हेवंस का कमांडर था और यही गिर गया। उसका माउंट ट्विन हेडेड एंशिएंट फ्लड ड्रैगन भी नहीं बच पाया। एप जैसे भयानक जीव ने उसे बीच से फाड़ दिया। उस पल आसमान से खून की बारिश हुई जो सनसेट को लाल कर रही थी। पूरा वर्ल्ड लाल हो चुका था। दिल दहला देने वाली ये सीन चल रहा था। ये जगह ब्लड रेन से भर चुकी थी। रेगिस्तान होने के बाद भी ब्लड स्वैम्प्स बन गए थे। हवा में सिर्फ खून की गंध थी। यहाँ जिंदगी बहुत नाजुक थी, चाहे कोई सेल्फ रिलीफ रियलम का टॉप एक्सपर्ट ही क्यों ना हो। एक गलती
में मौत सीधे उनके किस्मत में लिखती जाती। 9 हेवंस 10 अर्थ की साइड पर बहुत से लोगों की आंखें लाल हो गई थी। एनिमी साइड के एक भयंकर एक्सपर्ट जिसका पूरा शरीर काले बालों से ढका हुआ था, आसमान जितना बड़ा खड़ा था, उसकी दहाड़ से बादल तक फट रहे थे। उसकी हाइट हजारों किलोमीटर थी, बिल्कुल डेमन किंग जैसे। होंग के साथ आसमान फट पड़ा और एक ग्रेट नाइट वहां पहुंच गया। उसके ऊपर एंशिएंट कुलट्रोन था और वो उस मॉन्स्टर से डायरेक्ट टकरा गया। इसी बैटल में सी हाउ भी एक्शन में था। यहाँ तक तो तुम मारते हो या मारे जाओगे, ऐसा सीन चल रहा था। कोई बीच का रास्ता नहीं। बैंग की आवाजें चारों तरफ फैल चुकी थी। एनिमी के हेवनली स्पीयर चलाए एनिमी ने हेवनली स्पीयर चलाई सी हाउ पर। उसने उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। उसने लाइटनिंग एम्पर टेक्निक यूज की। पर्पल लाइटनिंग निकली और एनिमीज जलकर राख बन गए। फर्स्ट वन सी हाउ ने गिनती शुरू की। फिर उसने कुमपेंग फिस्ट चलाई। कई दुश्मन एक ही वार में फट गए। यहाँ जो भी था सब हेवनली डाइटी रियलम के थे, फिर भी मर रहे थे। 9th सी हाउ का चेहरा शांत हो गया। कोई मर्सी नहीं, क्योंकि अगर वो मर्सी करता तो एनिमी उसे मार देते। एक एल्डर कल्टीवेटर ने उसे एक जेड जैसी बोन टाइल दी। सी हाउ ने पूछा, ये क्या है? एल्डर ने बताया, यह मेरी टाइल है। तभी एक ब्लड से भरा स्पीयर सी हाउ की तरफ आया। एनिमी ने आधा दिल स्पीयर दिल पर लगा रखा था, जैसे खाना हो। बहुत ही सेवेज मूव। सी हाउ की आंखें ठंडी हो गई। किल। बैंग के साथ स्पीयर टूट गया। सी हाउ ने पूरी पावर से एक मुक्का मारा। डिवाइन पॉट टूट गया और एनिमी फटकर टुकड़ों में मारा गया। बोन टाइल चमकी। नंबर रिकॉर्ड हो गया। एल्डर बोला, वॉइड द ऑरियलम को मारोगे तभी काउंट होगा। सी हाउ का दिल भारी हो गया। स्टोन क्लैन को बचाने के लिए उसे हजारों पावरफुल वॉरियर एनिमीज को मारना पड़ेगा। तभी फॉरेन वॉर बीस्ट को केजेस से छोड़ दिया गया। हजारों फीट के बीस्ट, काले उसके लाल आंखें, पूरे डेमन, एक जाइंट वुल्फ जैसा बीस्ट, ब्लैक। कई कल्टीवेटर्स निकल चुका था। एल्डर गर्जा, एक ब्रूट क्यों मारो, वो चिल्लाया। पर वो बीस्ट इतना स्ट्रांग था कि उसने एल्डर को ही निगल लिया। मास्टर, यंग कल्टीवेटर्स चिल्लाए। सी हाउ ने यह सब देखा। उसकी आंखें लाल हो गई। मैं तुम्हें मार दूंगा, सी हाउ गर्जा। उसने मैजिकल प्रोटेक्शन निकाली था। 10,000 किलोमीटर के जाइंट सी हाउ की आंखें 2 सन जैसे लग रहे थे। बीस्ट भागने चाहता था, पर सी हाउ ने कहा, तुम भाग नहीं सकते। बीस्ट ने बोन स्पाइक्स चलाई, पर सी हाउ ने रिइंकार्नेशन टेक्निक से आधा शरीर तोड़ दिया। एंड अंत में सी हाउ ने उसे पकड़ा और बीच से फाड़ दिया। खून नदी जैसे बहा और पूरा रेगिस्तान लाल हो गया। सी हाउ का मैसिव मैजिकल प्रोजेक्शन वहां खड़ा था, पूरे 10,000 किलोमीटर लंबा और 10,000 फीट हो गया। ठीक है, वैंग लिखा है, वैंग का मतलब मुझे नहीं पता, ठीक है, बाद में देखते हैं। और उसने 8,000 फीट के एंशिएंट बीस्ट को बीच से फाड़ दिया, फिर उसे अपने सर के ऊपर उठा लिया। ये सीन देख के ही आसपास से सब लोग शॉक हो गए। प्योर गूज बम्स दे रहा था ये सीन। यहाँ असली विशियस बीस्ट कौन था? वो बीस्ट अभी पूरी तरह मरा नहीं था। वो तड़प रहा था। उसका प्रिमोडियल स्पिरिट बॉडी से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन फ्लेश में फंसा हुआ था, निकल नहीं पा रहा था। बैंक के साथ सी हाउ ने जोर लगाया। उसकी रिइंकार्नेशन डिवाइन एबिलिटी फूट पड़ी। तुरंत ही बीस्ट का शरीर हजारों टुकड़ों में फट गया। उसकी स्किन लटकने लगी, टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगी, हड्डियां दिखाई देने लगी। उनकी बॉडी खत्म हो गई, पहले जैसे मजबूत नहीं रही। उनका प्रिमोडियल स्पिरिट भी
बुढ़ा और कमजोर होने लगा था। वो पहले से ही सीरियस हेविली इंजर्ड थे, इसलिए सी हाउ की इनकारनेशन पावर का बिल्कुल रजिस्ट नहीं कर पाया। बैंक के साथ अगले ही पल उसकी प्रिमोडियल स्पिरिट टूट गई, उसमें दरारें आने लगी, जैसे तलवारों ने उसे हजारों बार काट दिया हो। फिर वो राख बन गया, पूरी तरह कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। एक्सीलेंट। बहुत से लोगों ने तालियां बजाई और चिल्लाए, क्योंकि ये बीस्ट अभी बहुत ज्यादा सैवेज हो चुका था। उस एल्डर कल्टीवेटर के डिसाइबल की आंखों में आंसू आ गए। सी हाउ के लिए तरफ देखा और सर हिला दिया उसने। कोई और बात नहीं है कि और वापस एनिमीज को मारने चला गया। बैटलफील्ड पर मौत बहुत कॉमन थी, चाहे कितना ही पावरफुल कल्टीवेटर हो। आखिरकार यहीं मारे जाते हैं। यहाँ रुकने का या सोचने का टाइम नहीं मिलता। चारों तरफ एनिमीज थे, लड़ते रहना ही पड़ता है। उसे मारो, इसे मारो, हर तरफ खून ही। दूर से किसी ने वॉर बैनर हिलाया। सी हाउ की तरफ इशारा करते हुए ऑर्डर दिया, इसका सर काट लाओ। जो बीस्ट मरा था वो किंग बीस्ट था। उसका इस तरह बेइज्जती तरीके से मारना पूरी फाइट को मोरल गिरा रहा था। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया आयरन ब्लड मेथड से सी हाउ को दबाना होगा। सी हाउ ने देखा, बोन टाइल चमकी और एक नंबर दिखा। 50 हेड्स ऐड हो गए हैं। ये एक बीस्ट 50 वॉइड दावरेलम कल्टीवेटर के बराबर था। दूर कई केजेस थे, अभी तभी कई जाइंट बीस्ट छोड़े गए थे जो कत्लेआम मचा रहे थे। अब उन्हें ऑर्डर मिला और सी हाउ की तरफ सब दौड़ पड़े। ये बीस्ट चलती हुई पहाड़ों जैसे लग रहे थे। उनके चलने से ही वॉइड कांप रहा था, आवाज गूंज रही थी, बहुत ही डरावनी। एक बीस्ट बालों से ढका हुआ था, लायन का शरीर लेकिन गोल्डन मैमथ का सर। उसकी हाइट 20,000 फीट थी, शरीर पहाड़ जैसा। हॉर्न के साथ उसकी साउंड ने झटका मारा और स्पेस फट गया। उसकी सूंड ने झटका मारा, ठीक है, और स्पेस फट गया। उसकी सूंड पहाड़ी जैसे गिर रही थी। डायरेक्ट सी हाउ पर गोल्डन लाइट निकली। उसने एंसेस्ट्रल टेक्निक यूज की सी हाउ को वही मारने के लिए। ये बीस्ट सिर्फ सिवरिंग रेलम के पीक का था, किंग ब्लड लाइन का बहुत ही फ्यूरियस। सबके चेहरे बदल गए। सी हाउ का डिस्प्ले अभी अमेजिंग था, लेकिन अब डेंजर रियल था। पीछे हटो, सीधे सामना मत करो, किसी ने चिल्लाया। दूसरी तरफ से एक और विशियस बीस्ट आ रहा था, 10,000 फीट का बड़ा। ये ड्रैगन स्लेयर्स का टारगेट बन गया है। वो हुआंग को खत्म करना चाहते हैं, किसी ने धीरे से कहा। सी हाउ ने बैंक की आवाज के साथ एक अजीब वेपन निकाला, डिफाइंग ड्रैगन स्केल। ये ट्रू ड्रैगन की स्केल थी, जो एक सुप्रीम ट्रेजर जिसने भयानक किलिंग इंटेंट छुपी हुई थी। आज तक सी हाउ ने इसे कभी यूज नहीं किया था। ड्रैगन्स की डिफाइंग से स्केल होती है, छेड़ोगे तो तबाही पक्की है। सी हाउ इसे वेपन की तरह यूज करने वाला था, बहुत बड़ा मैसेकर के लिए। पर तभी बैंक के साथ आसमान से एक आयरन एरो लाइटनिंग की स्पीड से आया। वॉइड फट गया, एयर तक एक्सप्लोड हो गई। बैंक के साथ गोल्डन मैमथ हेड बीस्ट का सर सीधे छेद दिया गया। एक दर्दनाक चीख और वो ब्लड मिस्ट में बन गया। इतना बड़ा बीस्ट सिर्फ एक ही एरो में खत्म। बाकी बीस्ट भी एरो से फट गए। सबने देखा एक मिडल एज्ड मैन, हाथ में बड़ा बो, चेहरा शांत। इंपीरियल पास के 10 आर्चरी गॉड्स में से एक, डिवाइन एरो अनमैच्ड। सी हाउ शॉक हो गया। ये वही आदमी था जिसे उसने इंपीरियल पास में प्रैक्टिस करते देखा था। कहा जाता है हर एरो एक स्टार तोड़ सकता था। अब आज उसे प्रूफ मिल चुका था। फॉरेन साइड डर गई। यहाँ ड्रैगन स्लेयर था तो 9 हेवेंस के पास डेमन हंटर्स भी थे। अब एक गोल्डन बीस्ट आया, किंग रेस, यंग किंग। गोल्डन बीस्ट बोला, सिर्फ एक ह्यूमन और मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, पर ऑर्डर है तो तेरा सर लूंगा। सी हाउ ठंडी हंसते हंसते बोला, किंग रेस
ऐसे लोगों को पहले भी मार चुका हूँ। मुक्के टकराए, बैंग बैंग बैंग। गोल्डन बीस्ट के हाथ टूट गए। फिर सिंह ने इम्पेरिबल स्क्रिप्चर चला दिया। बैंग 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 के साथ लगातार मुक्के। अंत में गोल्डन बीस्ट फट गया। पूरा बैटलफील्ड चुप हो गया। ये कौन है? ये हुआंग है, ग्रेट स्कारलेट स्काई बॉर्डर वाला। सिंह आगे बढ़ा और गरजा, अगर कोई एम्परर क्लैन का यंग एक्सपर्ट है तो सामने आओ। तभी एक फॉरेन क्रिएचर धीरे से बोलता है, सच में ये वही है। उसकी आंखों में ठंडी लाइट चमक उठी। वो सिंह को घूर कर देख रहा था। एक और यंग फॉरेन क्रिएचर ठंडी हंसी के साथ बोलता है, ये कभी सोचा भी नहीं था कि ये डेसोलेट बॉर्डर तक आ जाएगा और यहाँ दिखने की हिम्मत करेगा। पता है इससे मारने के लिए कितने लोग तड़प रहे हैं। स्कारलेट स्काई बॉर्डर की बैटल फॉरेन फाइट के यंग जनरेशन के लिए एक बड़ा ह्यूमिलिएशन था। वहां एक आदमी ने उनके 10 किंग्स को अकेले मार दिया। ऐसी बैटल अचीवमेंट ने सबको शर्मिंदा कर दिया था। तब ये खबर फॉरेन फाइट के क्लैंस तक पहुंची। सब हिलकर रह गए। एक ही इंसान इतना डोमिनेटिंग, लगातार 10 विक्ट्रीज, कैसे? सब शौक में थे। इस एक साल में फॉरेन फाइट के कई यंग कल्टिवेटर्स के दिल में गुस्सा और नफरत भर गई थी। सब सिंह से लड़ना चाहते थे, उसे हराना चाहते थे। यहाँ तक कि ओल्डर जनरेशन के एल्डर्स को भी ग्रेट स्कारलेट स्काई बॉर्डर के रिजल्ट का पता चला। किसी ने कहा यंग जनरेशन कमजोर है, किसी ने कहा एनिमी ज्यादा खतरनाक है। इस तरह सिंह का नाम फॉरेन साइड में फैल चुका था। बहुत से लोग उसे जानते थे और कई यंग लोग उसे अपना राइवल मान चुके थे। और अब जब वो सच में यहाँ आ गया था तो पूरा बैटलफील्ड हिल गया। फॉरेन साइड का एक क्रेचर गरज कर बोलता है, बिल्कुल सही मौका है, इसको यही मार दो, इस मुसीबत को हमेशा के लिए खत्म कर दो। एक और आवाज बोलती है, स्कारलेट स्काई बॉर्डर का ह्यूमिलिएशन का बदला आज ले लो, इसका सर काटकर। फॉरेन फाइट के कई क्रिएचर्स धीमी गरज निकालने लगी। सबके मुक्के बंध चुके थे, सब लड़ने चाहते थे। फॉरेन क्लैंस असल में एग्रेसिव और वॉर लाइक होते हैं। उनके यंग लोग भी बहुत ब्रेव और करेजफुल होते हैं। सिंह को देखकर हर कोई डर नहीं बल्कि एक्साइटेड हो गया था। लेकिन आधे लोग आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। सिर्फ किंग क्लैंस के पास थी आगे बढ़ने की हिम्मत। नॉर्मल कल्टिवेटर्स जानते थे आगे गए तो सीधा मौत है। बैंक के साथ वॉइड टेढ़ा हो जाता है और एक फिगर तेज स्पीड से आगे आई। ये एक बड़ा सिल्वर स्पाइडर था। उसका शरीर सिल्वर लाइट से चमक रहा था। लंबाई लगभग 1000 फीट की। 1 फीट की यार, 1 जैंक 1 मिनट ना भाई, मतलब वो यार मीटर था, ठीक है, मीटर में होता है उसका जैंक का मैं मीटर पढ़ूंगा आपसे, ठीक है। साइज ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन प्रेशर बहुत भयंकर था। सिर्फ 1 मीटर थी उसकी साइज। इंसान से लंबा स्पाइडर देख कर ही लोगों की रीढ़ में सिरन दौड़ पड़ी। सिंह उसे देखकर बोलता है, सिल्वर स्पाइडर किंग, 9 हेवन 10 अर्थ में भी एक होते थे। ये क्लैन ट्रेटर है या जबरदस्ती कैप्चर किया गया। उसे पता था फॉरेन साइड में कई सेम रेस के क्रीचर्स भी रहते हैं जो मोदाऊ जैसे ऑलमोस्ट ह्यूमन होते हैं। सिल्वर स्पाइडर ठंडी आवाज में बोलता है, जो तुम ही हो ना क्यों तुम ही हो ना हुआंग, वही ह्यूमन जिसने हमारे 10 किंग्स को मारा है। सिंह ठंडे लहजे में कहता है, हाँ मैं ही हूँ हुआंग। सिल्वर स्पाइडर किंग बिना रुके बोलता है, और फिर बात की जरूरत नहीं, अपनी जान दे दो। और अगले ही पल वो सीधे हमला कर देता है। जहां शांति थी वहां एकदम हंगामा मच गया। जब सिल्वर स्पाइडर आगे बढ़ा, आंधी जैसी हवा चल रही थी। रेत और पत्थर
उड़ने लगे। पूरा डेजर्ट कांप गया। बैंक के साथ रेत की बड़ी बड़ी लहरें ऊपर उठी, 10,000 फीट तक आसमान में छा गई। हर तरफ पीला धुंधला अंधेरा, जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। सबसे डरावनी बात, सिल्वर डिवाइन वर्टिसाइजेस बन गए। ये घूमते वर्लपूल जैसे सी हाउ को निगलने की कोशिश कर रहे थे। सिल्वर स्पाइडर किंग ने पहले ही फुल पावर लगा दी थी। उसे पता था सी हाउ कितना खतरनाक है। सी हाउ हाथ उठाता है और कुमपैंग के गोल्डन फेदर्स निकल आते हैं। ये फेदर्स डिवाइन एरोज बनकर सीधे सिल्वर वर्टिसाइज में घुस जाते हैं। बैंक के साथ गोल्डन और सिल्वर लाइट टकराती है। वॉइड फट जाता है। डेजर्ट समुंदर जैसा लगने लगता है। रेत की लहरें आसमान तक पहुंच जाती हैं। रेत की लहरें आसमान तक उछल जाती हैं। सिल्वर स्पाइडर किंग गरज कर बोलता है, अनएक्सपेक्टेड। एक नेट फेंकता है, मतलब सीधी बात, नेट फेंकता है अपनी। उसके इर्द गिर्द डिवाइन रिपल्स फैल जाते हैं और उससे मिलकर एक जाइंट स्पाइडर वेब बन जाती है। ये 8 डायग्राम वेब जान तो मिटा देते हैं, सोल को भी कैप्चर कर लिया जाता है और बहुत ही भयंकर टॉर्चर किया जाता है। दूर खड़े कुछ लोगों के प्रिमोडियल स्पिरिट्स उनकी बॉडी से खींच लिए गए। एक आदमी वही मर गया। उसकी सोल वेब ने निगल ली थी। सब के चेहरे सफेद पड़ गए। ये स्पाइडर बहुत ही खतरनाक था। सिल्वर वेब नीचे गिरा और सी हाउ का कवर कर लिया। सिल्वर स्पाइडर किंग हंसी के साथ बोलता है, तुम्हारा शरीर स्ट्रांग है, मैं तुम्हारी सोल को रिफाइन कर लूंगा। सी हाउ बिल्कुल ठंडे लहजे में कहता है। अचानक उसके इर्द गिर्द का डोमेन कई गुना बढ़ गया। आसमान में काले बादल, लाइटनिंग और स्ट्राइक्स शुरू हो गए। लाइटनिंग पानी की धार जैसे गिरने लगी। इसमें कायोटिक एनर्जी, कोई नॉर्मल लाइटनिंग नहीं थी। लाइटनिंग एम्परर की प्रीसियस टेक्निक चलाई गई थी। सी हाउ की वजह से लाइटनिंग ट्रेब्यूलेशन से पूरा एरिया प्यूरिफाई कर दिया गया था। अगले ही पल वो वेब जो वॉइड दाव एक्सपर्ट्स को भी मार देता था, राख बन गया। सिल्वर स्पाइडर किंग चिल्लाया, माउंटेन साइज लाइटनिंग से हिट हुआ था, जलकर फट गया और एक किंग मर गया, और वो भी पल भर में। फॉरेन फाइट कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गई। सी हाउ धीरे धीरे बोलता है, गोल्डन बीस्ट जैसे ये भी 200 हेड्स के बराबर था। तो गाइस क्या लगता है यार, अब वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मैंने पूरी कोशिश की गाइस। अब देखो मैं एक घंटे का एपिसोड लेकर आ रहा हूँ यार। अब बोनस एपिसोड आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं, फिर भी गाइस सपोर्ट नहीं दिखा रहा यार। दिखा यार थोड़ा सा फिर। और अगर किसी भाइयों को कोई तकलीफ है कि भाई कॉपीराइट की वजह से मैं वीडियो में मतलब बैकग्राउंड में वीडियो को यूज़ नहीं करता, वरना कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकते हैं यार, अब क्या बताएं। और गाइस अभी के लिए बस इतना ही था। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ कल। तो कल गाइस आपको इसी समय पे एक और एपिसोड मिल जाया करेगा। गाइस डेली टाइमिंग नहीं हो सकता, क्या है बैकग्राउंड में बहुत सारे आवाज़ आते रहते हैं, इस वजह से मुझे टाइम पर वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है पॉज कर करके। तब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए अलविदा।